अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर में एनएमआर टॉपिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसके अंदर अपन ने कई सी चीज़ देखी थी। एनएमआर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से ली जाती है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है, स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट और शील्डिंग रीशील्डिंग किस तरीके से होता है। तो अपन देखते हैं कुछ सिग्नल्स और उनकी जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होती है। तो ये जो सारणी दी गई है इसके अंदर दिया गया है कि अगर पास के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो अपन को पता चलते हैं कि जितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यानी जितने अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन होंगे उतने ही अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे, अपन को सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन सिग्नल्स में जो स्प्लिटिंग है वो किस वजह से होती है, पास के कार्बन पर किस तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं या कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी बेस पर क्या होती है, इनकी स्प्लिटिंग होती है। तो ये अपन किस तरीके से देख सकते हैं, तो इस सारणी में दिया गया है कि पास के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, उसके बाद उसकी पीक्स कितनी आएंगी, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, बहुलकता कितनी है और आपेक्षिक तीव्रता क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी किस तरीके से अपन इसको रेशियो के अंदर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर पास वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में है ए या फिर बी, किसी भी तरीके का आप इसमें हाइड्रोजन ले लीजिए, दोनों में ही पास वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ए वाले जो हाइड्रोजन है इसमें तो पास वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बी वाले जो है हाइड्रोजन है उसमें पास में तो कार्बन ही नहीं है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि अगर पास वाले कार्बन पर 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पीक कितनी आएगी, केवल एक पीक आएगी, जो कि वो खुद के हाइड्रोजन की पीक होगी। यानी कि अपन कैसे निकालते हैं पीक, n+1, अपन उसकी स्प्लिटिंग देखेंगे n+1, तो n तो कुछ है ही नहीं क्योंकि पास वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। n क्या है यहाँ पर, पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन की संख्या। तो n+1 अपन देखेंगे, n 0 है तो क्या आ गया 1, यानी कि ये कितनी पीक देगा, केवल 1 पीक देगा। और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, यानी कि वो कितनी बार स्प्लिट करेगा, एक बार भी स्प्लिट नहीं करेगा, केवल एक ही पीक है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगलेट बोलेंगे। और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 1। इसके बाद है अगर पास वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसकी कितनी पीक मिलेगी अपन को, पीक यानी कि कितनी स्प्लिटिंग होगी उसमें। यानी कि फॉर्मूला क्या है स्प्लिटिंग देखने के लिए, n+1, तो पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और n+1 में n क्या है, पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या। तो अगर 1 अपन फॉर्मूले में रखते हैं तो 1+1 कितना हो गया, 2, यानी 2 पीक्स मिलेंगी, जिसे कि क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिसिटी में डबलेट बोला जाता है। और इसकी तीव्रता क्या होगी, 1:1। इसके बाद देखिए, अगर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी पीक्स बढ़ती जाएगी। अगर पास वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो n+1 में 2 रखेंगे, अपने पास 3 आंसर आएगा और वो ट्रिपलेट मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीक भी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या मान लीजिए 3, 4, 5 है, तो जो पीक्स है वो कितनी आ जाएगी, +1 करके 4, 5, 6 आ जाएगी, पेंटेट, हेक्सेट, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और इनकी तीव्रता भी इसी रेशियो के अंदर बढ़ती जाएगी, 1:3:3:1, 1:4:6:4:1, इस तरीके से। तो मैक्सिमम अगर अपन देखें इस सारणी के अकॉर्डिंग, तो अगर पास वाले कार्बन पर 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पिक्स कितनी मिलेगी, 8, जिसे कि क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। और इसका रेशियो क्या होगा, 1:7:21:35:35:21:7:1, 1:7:21, 21:35, 35:21, 7:1। तो इस तरीके से इनकी आपेक्षिक तीव्रता रहती है। इसके बाद देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि युग्मन स्थिरांक अपन किस तरीके से बताते हैं। तो एक बहु यानी कि मल्टीप्लेट के 2 समीपवर्ती शिखरों के केंद्रों के बीच की दूरी स्थिर होती है। इस स्थिर दूरी को युग्मन स्थिरांक कहा जाता है। यानी कि एक मल्टीप्लेट, तो मल्टीप्लेट में सारे आगे सिंगलेट को छोड़ के डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, पेंटेट, हेक्सेट, सेप्टेट और ऑक्टेट। तो इसके अंदर क्या आएगा, किसी भी एक मल्टीप्लेट के 2 समीपवर्ती शिखर
यानी कि जो दो पीक हैं, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जो भी दो पास पास की दो पीक हैं उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच की दूरी को क्या बताया गया है, युग्मन स्थिरांक या फिर कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा बताया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कपलिंग कांस्टेंट जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, जेमिनल, विसिनल और लार्ज रेंज। जेमिनल को लिखा जाता है जे के ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर 2 लिखा गया है, एक तरीके से पावर ही मान लीजिए। ये क्या होता है, संतृप्त यौगिकों में पाया जाता है जेमिनल प्रकार का कपलिंग कांस्टेंट। संतृप्त यौगिक हो गए जैसे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है जिसमें, तो एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनकी क्या होगी, पीक होगी, और इन दोनों के पीक की जो सेंटर्स हैं इनके बीच की दूरी को किससे डिनोट करेंगे अपन, युग्मन स्थिरांक से, कपलिंग कांस्टेंट से डिनोट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी, 12 से 15 के बीच में हो सकती है। वैसे जेमिनल की जनरली जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की रेंज होती है 0 to 30 हर्ट्ज। इसको अपन हर्ट्ज में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो एक रिंग से जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंटेन रिंग से जो का कार्बन है उस पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन के बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है लगभग 20 के आसपास। ये तो था जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट जिसकी रेंज होती है 0 to 20 हर्ट्ज। इसको लिखते हैं अपन जे और इसके लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लिखते हैं 3। और ये मिलता है आपके पास इसमें जेमिनल में तो क्या था, केवल एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन के बीच में अपन कपलिंग कांस्टेंट देख रहे थे, लेकिन विसिनल के अंदर क्या होगा, निकटवर्ती कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनके बीच में अपन क्या देखेंगे, कपलिंग कांस्टेंट देखेंगे, यानी कि पास पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में अपन ये कपलिंग कांस्टेंट देखेंगे। तो अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर 3 एग्जांपल इसमें दिए गए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके लिए विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी, रेंज होगी 6 to 8। उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सिस वाले हाइड्रोजन हैं तो उनके लिए होगा 9 to 11। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन ट्रांस वाले जो हाइड्रोजन हैं उनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 15 to 18 हर्ट्ज। इसके बाद आता है लार्जर रेंज या फिर दीर्घ परासी कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक। इसमें यह है कि 4 या अधिक बीच में क्या है, पहले जेमिनल वाले में क्या था, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग कांस्टेंट देख रहे थे। फिर सॉरी जेमिनल के अंदर एक ही कार्बन पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन के बीच में अपन कपलिंग कांस्टेंट देख रहे थे। फिर विसिनल में अपन ने क्या किया, निकटवर्ती कार्बन बिल्कुल ही पास वाले कार्बन पर अपन ने क्या देखा, हाइड्रोजन के बीच कपलिंग कांस्टेंट। और लार्ज रेंज के अंदर क्या है, बीच में 2 या 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट और फोर्थ कार्बन या फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनके बीच में अपन कपलिंग कांस्टेंट देखेंगे, और जितने बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है उसके हिसाब से ही क्या हो जाएगा, इसमें जे के राइट साइड में ऊपर वही वैल्यू लिखी जाएगी। इसकी रेंज होती है जनरली 0 to 3 हर्ट्ज। सबसे ज़्यादा रेंज होती है जेमिनल की 0 to 30 हर्ट्ज, फिर होती है विसिनल की 0 to 20 हर्ट्ज, और फिर होती है लार्ज रेंज की जिसकी होती है 0 to 3 हर्ट्ज। अब इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अपने पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है, जिसके अंदर की 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें फर्स्ट और जो फोर्थ है हाइड्रोजन उनके बीच में कपलिंग कांस्टेंट दिया गया है जो कि है 0 to 1। इसी तरीके से लास्ट में जो नीचे नीचे एग्जांपल दिया गया है उसमें फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में कपलिंग कांस्टेंट देखा गया है जिसकी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये युग्मन स्थिरांक होता है। उसके बाद ये एक एग्जांपल दिया गया है कि मिथेनॉल पर ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा किसी भी कंपाउंड पर, उसकी पीक पर, उसके एनएमआर स्पेक्ट्रा पर, तो यहाँ पर दिखाया गया है अलग अलग टेम्परेचर पर इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया गया है। तो फर्स्ट जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो लिया गया है +31 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेकंड जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया है, और जो थर्ड है लास्ट वाला है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया गया है। तो फर्स्ट वाले के अंदर जो है वो पीक जो है आपके सिंगलेट पीक आई है, फर्स्ट वाली पीक जो है वो 5 के अराउंड है। उसके बाद क्या है, एक जो है ब्रॉड सिंगलेट मिला है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिलेगा, एक
क्वाड्रेट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पीक है, जो आपको शार्प पीक दिख रही है फर्स्ट वाले ग्राफ में 3.5 के अराउंड, ये वैल्यू तो इनकी सेम रहेगी। जैसे एक पीक जो है वो 5 के आसपास आएगी, दूसरी पीक 3.5 के आसपास आएगी। एक पीक तो CH3 ग्रुप की है और एक पीक कौन सी है, OH ग्रुप की। तो फर्स्ट वाली जो पीक है, जो ब्रॉड पीक है, वो है OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन की, और जो शार्प पीक है, बाद वाली पीक है 3.5 पे जो आ रही है, वो है CH3 के प्रोटॉन की। इनके लिए सिंगलेट आएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है इनकी, जैसे जैसे ताप घटता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, इनकी स्प्लिटिंग होती जाती है। तो फर्स्ट वाले में 3.5 पे केवल एक सिंगलेट आ रहा है CH3 के प्रोटॉन के लिए। सेकंड जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.5 पे एक डबलेट मिल रहा है, या फिर एक चौड़ा एक ब्रॉड सिंगलेट मिल रहा है। और जो लास्ट वाला ग्राफ है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे कि तापमान कम करते करते -40 डिग्री पर आ गए हैं, तो यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है 3.5 पर मिल रहा है प्रोटॉन के लिए एक डबलेट। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड से ताप के अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये था आपका कपलिंग कांस्टेंट, और क्या देखा अपन ने कि किस तरीके से मेथनॉल पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, और अपन ने ये देखी टेबल जिसमें कि आपेक्षिक तीव्रता का अपन ने अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अपन को किस किस तरीके से कंपाउंड की पहचान करने में जो है NMR स्पेक्ट्रा काम आता है। थैंक यू।